हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि रिमेनिंग पार्ट तो अभी करना ही है कवर, लेकिन आई थॉट ऑफ कि आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, विच इज़ कैरियर आफ्टर बी फार्म एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म। एक्चुअल में ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना कि बी फार्म या डी फार्म कोर्स ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे। जो लोग स्पेशली जो लोग 8th सेम में हैं बी फार्म के, या ऐसे स्टूडेंट्स जो डी फार्म सेकेंड ईयर कंप्लीट करने जा रहे हैं, उनको आगे जानना ये ज़रूरी है कि एक बार अगर हमने कंप्लीट कर लिया बी फार्म या डी फार्म, तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं, और उन जो रास्ते खुले भी हुए हैं उन पे जाना कैसे है, एंट्री कैसे करनी है। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ हम लोग जब बी फार्म हमने जब कंप्लीट किया था, तो उस वक्त हमें कोई काउंसिल करने वाला था ही नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस लाइन में जाएं, कैसे एंट्री करें। तो हुआ ये कि जहाँ सब लोग जहाँ गए वहाँ हम भी चले गए। तो एक से जब पूछा कि भाई आप इस लाइन में क्यों आए, तो कहता है दूसरा वाला आया था इसलिए हम आए। तीसरे से पूछते हैं, बोलते हैं ये दोनों आ गए थे इसलिए हम भी आ गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जो भी कैरियर है, जो भी आगे का फ्यूचर है, वो आपको डिसाइड करना है, और आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है। बाद में ये नहीं फील होना चाहिए कि भाई मुझे पता ही नहीं था तो क्या करते, यही कर लिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि स्कोप क्या है, बी फार्म या डी फार्म ख़त्म होने के बाद क्या कर सकते हैं आप। तो इसके ऊपर चलिए थोड़ा सा हम लोग व्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, डी फार्म से स्टार्ट करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज़ अ 2 ईयर कोर्स, ये 2 साल का कोर्स है, ये सबको पता है। वंस आप डिप्लोमा फार्मेसी ख़त्म करते हैं, तो सबसे पहली जो आपकी सीढ़ी है वो है, सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है। अब ये मैंने क्यों कहा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद या डिग्री करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। और कई जॉब ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर आप नहीं हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एज सच मेरा मानना है कि जिस तरह से अगर आप MBBS करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप MCI के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्टर्ड डॉक्टर हों, वैसे ही अगर आप बी फार्म करते हैं तो बी फार्म करने के बाद आप PCI में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर करना आपको ज़रूरी है, तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहे जाएंगे। नाउ वंस आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री या अपने कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाना है। आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पोर्टल में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से जाके एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यूपी के लिए जैसे फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल लखनऊ में है, लखनऊ के इंदिरा नगर में, वहाँ पे ऑफिस है PCI का, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको देके। नाउ इसके बीच में एक छोटा सा क्लॉज आ गया है इस साल से जो आया हुआ है, कि डिप्लोमा इन फार्मेसी को अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो उन्हें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किन सब्जेक्ट पे आते हैं, उनके लिए इसके लिए एक और वीडियो बनाना ज़रूरी है, बिकॉज इसको अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसकी वीडियो हम बाद में पोस्ट कर देंगे, कंप्लीट डिटेल की एग्ज़िट एग्ज़ाम होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए स्पेशली ज़रूरी है, ये आप करेंगे, इसके बाद ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे एग्ज़िट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। अब एक बार जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो आपके लिए रास्ता कहाँ खुलता है, सबसे पहले आपके लिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट।
अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्या होता है कि जब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द कंट्री, वहाँ हर जगह एक डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उस हॉस्पिटल की, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, मिनिमम एक की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो सबसे पहला जो स्कोप आता है एज अ फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ये पहला स्कोप है। इसके बाद दूसरा स्कोप है आफ्टर डी फार्मा, ऑफ कोर्स प्राइवेट फार्मासिस्ट, विच मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, हर जगह फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रास्ता खुलता है वो होता है बिजनेस या एंटरप्रेनर, मतलब आप खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। अब ये तीनों ही चीज़ करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होंगे, ये तीनों रास्ते आपके लिए नहीं खुलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट और क्या हो सकता है, इसके बाद एक रास्ता और खुलता है जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल एंट्री बी फार्म। मतलब अब आप डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद डिग्री इन फार्मेसी भी कर सकते हैं और उसमें आपको लैटरल एंट्री मिलती है। नाउ व्हाट इज लैटरल एंट्री? लैटरल एंट्री मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपके लिए जो लोग डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद जो लोग बी फार्म करना चाहते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनका 1 साल बच जाएगा। तो उनका बी फार्मा कब ख़त्म होगा? 3 साल में। तो वो अपने बी फार्मा की पढ़ाई 3 साल में ख़त्म कर सकते हैं लैटरल एंट्री बी फार्मा में लेके। ज़्यादातर कॉलेजेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है लैटरल एंट्री की। तो ये एक रास्ता है जो आप डिप्लोमा इन फार्म, अभी 2 और हैं, 2 स्कोप और है डिप्लोमा फार्मेसी की, वो हम बताते हैं जब हम लोग बी फार्मा के स्कोप को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी बी फार्मा। बी फार्म जैसा कि सबको पता है 4 ईयर का कोर्स है ये। इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद भी आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, विच मीन्स PCI से आपको, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपको भी रजिस्ट्री करना है। फॉर्चुनेटली अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम बी फार्मा में नहीं है, विच मीन्स आप डायरेक्टली जाइए आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, डायरेक्टली जाइए रजिस्टर्ड ऑफिस में, PCI के रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और रजिस्टर हो जाइए। आप रजिस्टर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम वाला पार्ट अभी बी फार्मा में नहीं आया है। अब आपके लिए जो रास्ता खुलता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों जो मैंने बताया, ये विच इज़ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और प्राइवेट फार्मासिस्ट, ये आपके लिए भी रास्ता खुला है। आप भी बन सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट फार्मासिस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्कोप है बिजनेस का ऑफ कोर्स है। एंटरप्रेनर बन सकते हैं आप। यू कैन ओपन योर ओन बिजनेस, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन बिल्ड योर कैरियर एज ए एंटरप्रेनर। आप एक एंटरप्रेनर की तरह भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद जो आपके लिए रास्ता खुलता है तीसरा, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब आप सेल्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि बहुत स्पेसिफिक था कि जो बी फार्मा थे वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही सेल्स लाइन से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते थे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे हम लोग प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। तो पहले ये था कि पहले खाली बी फार्मा के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही
ओपन था एंट्री लेवल पे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं वो भी बी फार्मा को ले रहे हैं, लाइक एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। अभी रिसेंटली जैसे कंपनी नेस्ले है, उन्होंने भी हायर करना शुरू किया है। कुछ एडुकेशन के जो कंपनीज़ हैं, एडुकेशन की जो कंपनीज़ हैं वो भी बी फार्मा को प्रेफर कर रहे हैं अब। तो नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल, जो भी अदर्स कंपनी हैं और सेल्स में वो बी फार्मा को भी हायर कर रहे हैं और कंपैरेटिवली एक अच्छे पैकेज पे हायर कर रहे हैं। तो यहाँ भी स्कोप बनता है। तो जिनको अपना कैरियर स्टार्ट करना है मार्केटिंग में, वो इस एंट्री लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर आगे ग्रो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको बता दूं कि इस लाइन को चूज़ मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, जिनको हार्ड वर्किंग पसंद है और जो अच्छा अर्न भी करना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं। वो तो है ही इसमें बेनिफिट, लेकिन यस, इसमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये वो जॉब होती है जो टाइम लिमिट वाली जॉब नहीं होती है। ये वो जॉब होती है जो कंपैरेटिवली थोड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है। बट हाँ, ये हाई पेड भी, एंट्री लेवल पे अच्छी पेड जॉब होती है इसमें। तो आप चाहें तो मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जिनको कैरियर बनाना है वो एंट्री लेवल पे प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के लेवल पे एंटर कर सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी में। अब जो प्रोडक्शन कंपनी है वो वहीं पे लेंगे आपको जहां कंपनी का अपना प्रोडक्शन यूनिट होगा, विच मीन्स ज़्यादातर जो प्रोडक्शन यूनिट है वो हिमाचल में है, सिक्किम में है, कुछ उत्तराखंड में भी है। तो अब जो कंपनियां जहां हैं वहां आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको रीलोकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहां जाके कंपनी, जैसे मैक्लॉयड कंपनी सिक्किम और हिमाचल में है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस एग्जांपल के लिए आपको बताया मैंने। और यहाँ पे हायरिंग का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू फॉलोड बाय 2-3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं, जीडी होता है और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू के बाद हायर करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो लोग अपना प्रोडक्शन में, जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, 2 चीज़ें अभी तक मुझे पता चली हैं, आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। पहली चीज़ ये कि प्रोडक्शन में जो कोई भी हायर करते हैं, पहले आपको अच्छी कंपनी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग का ये टाइम पीरियड 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता है, जिसमें वो पे करते हैं आपको, स्टाइफन भी पे करते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं पे करते हैं, लेकिन एक स्टाइफन ठीक ठाक अमाउंट पे करते हैं कि आप इंडिविजुअल अपना खर्च चला पाओ। और 1 साल के बाद देयर इज़ अ इमेंस ग्रोथ इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। सैलरी या मनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1 साल तक आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है। तो ये आप मान के चलिए कि जब अगर आप प्रोडक्शन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एक माइंड मेकअप करके ज़रूर आप एंटर कीजिएगा प्रोडक्शन में कि 1 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड मे बी 1 ईयर तक आपकी सेविंग नहीं होगी। मे बी हो भी सकती है, लेकिन अमूमन मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ। तो कंपनीज़ कैसे होती हैं कि अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया था, एक कंपनी का नाम लिया था वो, और हेट्रो और ऐसी कंपनीज़ जो अच्छी कंपनियां हैं, इनसे जब एचआर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि हम हायर तो करते हैं लेकिन हम 1 साल की 6 महीने की पहले ट्रेनिंग देते हैं, स्टाइफन उसमें पे करते हैं और उसके बाद फिर हम एक उनका कॉमन टेस्ट लेते हैं, एक छोटा टेस्ट लेते हैं और उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और एक बार जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एम्प्लॉय हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय हो जाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि मार्केटिंग में कोई कैरियर बनाता है तो इनिशियली वो ट्रेनिंग या प्रोविज़न पीरियड में होता है। तो ये एक तरह से आप मानिए कि ये ट्रेनिंग पीरियड होता है और उसके बाद टेस्ट को या जो भी एग्ज़ाम उनका हो
वो क्वालिफाई करना होता है, और एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। कुछ कंपनियों में ऐसा नियम है और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली ही हायर कर लेती हैं, ये डिपेंड करता है। तो जिनको प्रोडक्शन में कैरियर बनाना है वो इस तरह से इस दो रास्ते पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं उनके लिए भी ये रास्ता खुला हुआ है, बिकॉज़ आजकल बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी मार्केटिंग में एंट्री लेवल में लेने लगी हैं, विच मीन्स कि डिप्लोमा इन फार्मेसी भी अगर आप हैं और आप कैरियर बनाना चाहते हैं सेल्स में, तो ये रास्ता आपके लिए भी खुला है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हायर करने लगी हैं मार्केटिंग के एंट्री लेवल में डिप्लोमा फार्मेसी को, और प्रोडक्शन में भी। तो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए दो रास्ते और भी ओपन हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आफ्टर बी फार्मा इज PMT, विच मीन्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। अब ये PMT क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। PMT वो होता है, जब आप देखें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में सॉरी ऐसा भी होता है कि जो डिज़ाइनिंग होती है, जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, जो आप कार्टन के ऊपर जो कलर देखते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बोनस देखते हैं, किसी में डिस्काउंट आता है, डील आता है, कलर पैकिंग की होती है, टैबलेट का कलर होता है, स्ट्रिप पैकिंग होती है, और जितने भी तरह के वैरायटीज़ होते हैं इन ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में या नॉन ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में, ये सारा कुछ काम PMT टीम का होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का होता है। इसके अलावा भी उनका एक काम होता है कि जो फील्ड फोर्स होते हैं उनको ट्रेन करना। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना है। PMT के साथ साथ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि कंपनीज के हेड ऑफिस की पोस्ट है। तो यहाँ भी कैरियर आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात इसमें है कि PMT में डायरेक्टली बी फार्म भी जाते हैं, लेकिन अगर MBA हो साथ साथ में तो ये एडेड एडवांटेज होता है। नहीं भी हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो एक PMT का स्कोप है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव थॉट्स हैं, वो अपना कैरियर PMT में भी बना सकते हैं। हाँ, यहाँ भी आपको जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पे काम करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को रिलोकेट करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ फार्माको विजिलेंस। नाउ फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता ही है, हर ड्रग्स का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो टीम होती है उसका काम ये होता है कि वो ड्रग्स के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री या जहाँ जहाँ मार्केटिंग हो रही है उस पर्टिकुलर ब्रांड के, उसको कैप्चर करें। कई बार ऐसा होता है कि किसी बार डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट आया या कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट आया, तो उसको कैप्चर करना, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना, FDA को देना, DCGI को देना, और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना, और फील्ड को ये ट्रेन भी करना कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, करना क्या चाहिए। बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी कंपनी की अपनी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी पूरा करना जरूर है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने भाई मेडिसिन दे दिया, अब उस मेडिसिन में इफ़ेक्ट आता है नहीं आता है वो हम नहीं जानते, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये हम नहीं कर सकते। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कंपनीज़ की है कि हर इफ़ेक्ट को कैप्चर करें। और कई बार ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट ही होता है, कई बार ऐसे भी इफ़ेक्ट्स या ऐसे मोड ऑफ एक्शन आते हैं जिससे फर्दर स्कोप बनता है किसी भी ड्रग का, सम ऑफलाइन यूजेस बनते हैं। उन सब के लिए देयर इज़ अ टीम विच इज़ कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस टीम। तो यहाँ पे भी कैरियर बना सकते हैं आप। इसके अलावा एकेडमिक में आप कैरियर अपना एकेडमिक में बना सकते हैं, टीचिंग में बना सकते हैं। बी फार्मा कैन टीच डिप्लोमा स्टूडेंट, तो वहाँ भी अपना कैरियर आप बना सकते हैं। जिनको टीचिंग पसंद है
वो अपना कैरियर टीचिंग में भी बना सकते हैं। यस, लेकिन अब अगर एकेडमिक में एंट्री कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये ज़रूर होगी कि सिर्फ बी फार्म ना करें, आप एम फार्म भी करें। मिनिमम पीजी करने से आपको एंट्री लेवल पे फ़ायदा होता है, खाली बी फार्म में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है जब आप एकेडमिक में होते हैं। तो रेदर किसी को अगर एकेडमिक में अपना कैरियर बनाना है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वो एम फार्म जरूर करें। एम फार्म डिफरेंट स्पेशलिटी से होती है, जैसे कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं बी फार्म के, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, इन सब कोर्स सब्जेक्ट का पीजी कोर्स होता है। तो आप पीजी कोर्स कैसे कर सकते हैं, इफ़ समबडी वांट टू नो, तो मैं उसके बारे में भी अभी बताता हूँ, लेकिन आपको अभी मैं बताऊँ कि ये भी एक स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट एक और बच जाता है कि आप बी फार्मा करने के बाद चाहें तो फार्म डी भी कर सकते हैं। वेल, फार्म डी वैसे तो बैचलर कोर्स है जो कि एंट्री लेवल पे, जैसे बी फार्मा करते हैं तो कुछ लोग फार्म डी भी करते हैं। बी फार्म करने के बाद भी कर सकते हैं, डिप्लोमा करने के बाद भी आप फार्म डी कर सकते हैं। ये एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब है। ऑल्दो इसका अभी हमारे कंट्री में बहुत रिकॉग्नाइज या बहुत स्कोप नहीं है, यस, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इसका स्कोप है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। तो फार्म डी भी आप चाहे तो कर सकते हैं ये, लेकिन कोर्स 5 साल का है, एमबीबीएस के बराबर का कोर्स होता है और इसका भी स्कोप अच्छा है, चाहें तो ये भी कर सकते हैं। पर ये बी फार्म के बाद ना करें, मेरी रिकमेंडेशन तो नहीं होगी। वैसे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं विच इज़ एम फार्म, मास्टर इन फार्मेसी। एम फार्म करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। जीपैट भी एंट्रेंस कराते हैं, जीपैट के थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो अपने प्राइवेट एग्ज़ाम भी कराते हैं, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना है। जहां आपको लगे आपको अपना एम फार्म कंप्लीट करना है, वहां से आप कर सकते हैं। तो एम फार्म अगर आप करते हैं तो एम फार्म करने के बाद कुछ रास्ते ओपन हो जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक का रास्ता ओपन होता है एम फार्म करने के बाद, विच मीन्स आप एकेडमिक में अपना कैरियर बना सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इन एनी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्कोप है इसका, प्राइवेट कॉलेज में भी स्कोप है। तो एम फार्म के बाद वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन फर्दर कंटिन्यू योर स्टडी, आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अभी पीएचडी में एक अच्छी बात यह है कि आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी अवेलेबल है। 3 इयर्स का कोर्स है ये, एम फार्म 2 ईयर का कोर्स होता है। तो ये 3 ईयर का कोर्स पीएचडी होता है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी फार्मास्यूटिकल साइंसेस। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम ना करके आप चाहते हैं पार्ट टाइम करना, तो उसके भी रास्ते हैं, पार्ट टाइम करने के भी रास्ते हैं। तो दोनों ही जगह आप कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर कैरियर इन एकेडमिक। इसके अलावा जब आप एक बार एम फार्म करते हैं तो आपके लिए फार्माकोविजिलेंस का भी रास्ता खुल जाता है, फार्माकोविजिलेंस भी आप कर सकते हैं। यू कैन मूव टू R&D, यू कैन मूव टू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक सेकंड में आपको ये रब कर दूं। तो जैसा मैंने बताया था, एम फार्म आपको करना है तो उसके लिए जीपैट क्वालिफाई करनी है, और इसके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं। बट जीपैट एक एंट्री लेवल पे अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी कॉलेज आपको मिल जाता है, आप जीपैट भी कर सकते हैं। यू कैन डू, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना एग्ज़ाम करवाते हैं, और इवन बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ डायरेक्टली एडमिशन भी होता है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो वंस आप एम फार्म कर लेते हैं जो 2 साल का कोर्स है, तो एम फार्म करने के बाद आपके लिए जो रास्ता ओपन होता है वो सबसे पहले होता है एकेडमिक का, मतलब आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं, पहला रास्ता ये खुलता है। दूसरा,
आप फर्दर चाहें तो पीएचडी की स्टडी भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस आप कर सकते हैं। अभी जो ये पीएचडी होता है ये 2 तरह का होता है, ये फुल टाइम भी होता है, पार्ट टाइम भी होता है। तो ज़्यादातर जो टीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं तो वो प्रेफर करते हैं पार्ट टाइम। अदरवाइज़ आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। 3 साल का ये मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसके बाद आपको डॉक्टरेट की डिग्री अवॉर्ड होती है। वो करने के बाद भी आप फर्दर अपने आप को स्केल कर सकते हैं एकेडमिक में, मतलब तब आप एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर इन फार्मेसी को भी पढ़ाने के लिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे एज अ गाइड फॉर पीएचडी स्कॉलर ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट जो एम-फार्मा का रास्ता है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो R&D बेस्ड हैं, जो R&D कराती हैं। रिसर्च भी जैसा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, रिसर्च भी 2 तरीके का होता है, प्रोसेस रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च, कई तरह के रिसर्च होते हैं। तो रिसर्च में भी एम-फार्मा का स्कोप है, स्पेशली फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। इसके अलावा प्रोडक्शन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो यू कैन मेक योर कैरियर, वहाँ भी आप कर सकते हैं स्पेशली अगर, लेकिन किसी को प्रोडक्शन में अगर अपना कैरियर बनाना है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि फार्मास्यूटिक्स से, केमिस्ट्री से आप एम-फार्मा कंप्लीट करें अपना। इसके बाद फार्माकोविजिलेंस के बारे में डिटेल में बी-फार्मा में ऑलरेडी मैंने बता दिया है मैंने कि बी-फार्मा में फार्माकोविजिलेंस कैसे आप एंट्री करते हैं या क्या होता है। तो आप एम-फार्मा के बाद फार्माकोविजिलेंस में भी अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और इसके बाद लास्ट कह रहा हूँ, ये लीस्ट नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन ट्रायल में आप चाहें तो अपना कैरियर बना सकते हैं। डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं। वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो खुद से भी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो खुद से भी कराती हैं, कई कंट्रीज़ में, इंडिया में भी कराते हैं, या फिर कई ऐसे कंपनियां ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे कंपनी के लिए ट्रायल कंडक्ट करती हैं। से फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और वो इंडियन सब्जेक्ट्स पे ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी हमारे यहाँ कंपनीज़ हैं जो उनके बिहाफ पे ट्रायल भी करते हैं। तो स्कोप यहाँ भी, ट्रायल में भी स्कोप होता है। तो ये एक मैंने ब्रीफली आपको बताया कि जब कभी भी आपको कैरियर पाथ चूज़ करना हो तो ये रास्ते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगे। और मैंने सब रास्ते के ये भी बता दिया था, सारे के आप लोगों को बताया हुआ है कि आप वाइजली चूज़ कीजिए, कूलली चूज़ कीजिए एंड स्टडीज़ के ऊपर भी थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, बिकॉज एवरीवेयर नॉलेज की ज़रूरत होती है। बिना नॉलेज का कहीं भी आगे काम नहीं बनता है। तो नॉलेज के ऊपर भी फोकस कीजिए, गैदर एज मच नॉलेज एज यू कैन एंड चूज़ योर कैरियर अकॉर्डिंगली। आपको जो पसंद है वो चूज़ कीजिए। रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको चूज़ करना है, चलना भी आपको ही है। एडवाइस आप ले सकते हैं बट डिसीज़न तो आपको ही लेना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। जिसको मार्केटिंग पसंद है, जिसको हार्ड वर्क पसंद है, जिसको ये पसंद है कि वो अपने सिटी में, होम टाउन में रहे, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहे, अपने स्टेट में रहे, तो वो मार्केटिंग का कैरियर अपना चूज़ कर सकता है। ऑल्दो मार्केटिंग भी ऐसी जॉब है जहाँ आपका ट्रांसफर्स तो ओकेजनली होते ही रहते हैं, बट स्टिल देयर आर मैक्सिमम चांस कि आप अपने सिटी में या अपने स्टेट में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। प्रोडक्शन जैसा मैंने बताया था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं उसका। स्टार्टिंग थोड़ी सैलरी कम होती है, घर से बाहर आपको रहना होता है, लेकिन एक बार अगर आप प्रोडक्शन में 1 साल अगर आपने लगा दिए, अच्छे से सीख लिया आपने, तो ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। इस तरह से सबके मैंने फ़ायदे अपने बताए थे। चूज़ कीजिए, वाइजली चूज़ कीजिए, एडवाइस लीजिए और टेक अ गुड डिसीज़न। So all the best to all the B.Pharm 8th SEM students and especially diploma second year students. आगे के जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम फर्दर अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे फार्माकोलॉजी की। थैंक यू सो मच। डू लाइक, अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई रिक्वेस्ट कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू।